हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस टाइम में देखना उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेना। आज मैं आपको कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैट के फर्स्ट पार्ट में कुछ टॉपिक्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ध्यान से आप देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बड़े आसानी से आप समझ लोगे। आपने बहुत तरह का वीडियो देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैट पर, लेकिन इसे भी ध्यान से शुरू से लास्ट तक देखना। तो इलेक्ट्रोस्टैट के पार्ट 1 में हम जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है चार्ज। आप जैसा कि जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर हम लोग स्टैटिक चार्ज के बीच स्टडी करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, चार्ज बड़ा ही सिमिलर टर्म है, इसे आप जानते भी हो। हिंदी में आवेश कहा जाता है। और ये चार्ज क्या है? आप सोचेंगे ये न कहीं दिखाई देता है, केवल इसका हम लोग अनुभव करते हैं। चार्ज को हम लोग देख नहीं सकते, अदृश्य है। आप जानो फिजिक्स में जितने भी सारे टर्म हैं, चार्ज, एयर, हवा, हीट, साउंड, ये सारे एनर्जी के फॉर्म हैं। और जितने ये अदृश्य हैं, इनविजिबल हैं, ये सब के सब काफी यूजफुल और साथ में डेंजरस भी है, खतरनाक भी है। चार्ज हमारे जीवन में काफी उपयोगी है। इसी पर सारा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का फंक्शन होता है, सारे डिवाइसेस वर्क करते हैं। लेकिन कितना खतरनाक आप जानते हो? कहीं मिस्टेक से आपने करंट को टच कर लिया तो आपके लाइफ को खत्म कर सकता है। और हम देखते हैं कि जब किसी वायर से चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, तो चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन करता है। तो आपने देखा होगा किसी भी वायर से यदि चार्ज फ्लो कर रहा है और एक वायर को देखो जिससे चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, दोनों ही कंडीशन में, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि जिससे चार्ज फ्लो कर रहा है उसका थिकनेस बढ़ेगा, कुछ मोटा दिखाई देगा, और जिससे नहीं फ्लो कर रहा वो पतला होगा। ऐसी बातें नहीं, आप देख चुके हैं। तो ये चार्ज को आप देखें, ये मेनली 2 टाइप्स के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज लेकर चला जाता है। एक दूसरी बात और, मान लिया जाए 2 इंसुलेटेड सब्सटेंस को हम रब करते हैं, फ्रिक्शनेट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि दोनों को रगड़ने के बाद ये चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होकर चला जाता है। तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन चला गया वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकला वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये आप जानते हो। अब सवाल उठता है, हमने कहा कि फ्रिक्शनेट किया, रब किया, तो चार्ज ट्रांसफर हुआ। लेकिन एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछेंगे हम, आप बतलाओगे क्या फ्रिक्शन चार्ज क्रिएट कर सकता है? मान लिया जाए क्वेश्चन दिया है, कैन फ्रिक्शन क्रिएट ए चार्ज? ऑप्शन होगा यस, दूसरा ऑप्शन नो, तीसरा ऑप्शन मे बी, चौथा ऑप्शन में नॉट बी। आप डेफिनेटली मार्क करोगे यस कि फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज क्रिएट हुआ। जैसा कि अभी आपने देखा, हमने फ्रिक्शनेट किया और चार्ज को किया। लेकिन आप दिमाग में एक बात बैठा लो, फ्रिक्शन डज नॉट क्रिएट चार्ज। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, फ्रिक्शन डज नॉट क्रिएट चार्ज। फ्रिक्शन चार्ज उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो आप कहेंगे कभी आपने फ्रिक्शनेट किया और कहा कि चार्ज ट्रांसफर हो गया, तो फ्रिक्शन डज नॉट क्रिएट चार्ज। लेकिन ये फ्रिक्शन एक कंडीशन क्रिएट करता है जिस कारण से 2 इंसुलेटिंग सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, न कि क्रिएट होता है। इस बात को ध्यान से रखना आप कि कॉज क्रिएट करता है जिससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो इंपॉर्टेंट टर्म हुआ फ्रिक्शन डज नॉट क्रिएट चार्ज। फ्रिक्शन डज नॉट क्रिएट चार्ज। अब इसके बाद आप देखें, इस चार्ज पर एक टर्म आया जो इंपॉर्टेंट है,
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आप कहेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये। तो आप जाने इसमें कहा गया कि चार्ज जो है Q को चार्ज हमने मान लिया, ये इंटीग्रल मल्टीपल है एक स्पेसिफिक अमाउंट है। E क्या है, एक स्पेसिफिक अमाउंट है जिसको 1.602 10⁻⁻19 कूलम लिया जाता है। अब आप कहेंगे कि ये कूलम क्या है, तो कूलम जो है चार्ज का SI यूनिट है, कूलम जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज और आप देखना, कूलम चार्ज का यूनिट है SI में, और इसका एक ESU यूनिट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। उसमें क्या करते हैं हम लोग, 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टैट कूलम लिया जाता है, स्टैट कूलम। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। तो आपने देखा कि Q इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा आप कह सकते हैं। इसे आप दूसरे रूप में देखें तो Q बराबर N ± E भी लिखा जाता है, क्योंकि Q क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E स्पेसिफिक अमाउंट है जिसका वैल्यू इतना होता है, तो Q इक्वल टू N ± E। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ, और यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है कि चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन स्पेसिफिक अमाउंट E, जिसका वैल्यू इतना है। n नंबर है, n बराबर हम लोग 1 2 3 कुछ भी लेंगे। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसके आधार पर बना, तो मिलिकन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के आधार पर बना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसका वैल्यू है Q इक्वल टू NE। इसको ध्यान से देखें आप। हाँ, तो जैसा आपने देखा कि चार्ज का SI यूनिट कूलम है, जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करेंगे। आप एक चीज और ध्यान देना, कूलम एक लार्ज यूनिट है, इसलिए हम लोग इसको जनरली माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, मिली कूलम भी लेकर चला जाता है। आप जानते होंगे माइक्रो -6 -9 -3। तो चार्ज का जो यूनिट कूलम है, आप समझे, ये लार्ज यूनिट बहुत बड़ा है, इसलिए इसको हम लोग छोटा करने के लिए क्या लेते हैं, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, मिली कूलम, इस प्रकार से लेते हैं। एक चीज और आप ध्यान देना, यदि किसी बॉडी से चार्ज इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिससे ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। ये आप जान गए, और आपने देख लिया कि क्वांटाइजेशन चार्ज में Q इक्वल टू NE हम लोगों ने लिया। तो ये चार्ज को आपने देख लिया। अब एक चीज और आपको जानना है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, ये कंजर्व होता है, ये सारे एनर्जी के फॉर्म में जो कंजर्व होते हैं। और आपको जैसा कि हमने बतलाया, जितने चीज सारे चीज नहीं दिखाई देते हैं उतने ही हमारे लाइफ में यूजफुल हैं, और उतना ही डेंजरस भी है, खतरनाक भी है, इसलिए इनको बड़े ठीक तरीके से हैंडल किया। तो ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से। अब इसके बाद अब आप देखेंगे कि इसी पर बेस्ड हम लोग चार्ज पर बेस्ड कूलम्स लॉ को भी देख लें। कूलम्स लॉ ये पॉइंट चार्जेस पर बेस्ड है। क्या है सो देखिए, बहुत ही सिंपल है। मान लिया जाए दो पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस है R। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। जैसा आपने देखा, इसको यदि आप समराइज करेंगे तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप ध्यान से देखें, एक कांस्टेंट लिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब आप जाने यहाँ पर कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 10⁻⁻12 और इसको हम लोग क्या कहते हैं, परमिटिविटी फॉर मीडियम। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी और एयर और वैक्यूम के लिए हम लोग एप्सिलॉन आर 1 लेकर चलते हैं। इस कंडीशन में ये बन जाता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और ये वैल्यू इससे सोल्व करने के बाद 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसा हम लोग लेकर चलते हैं। ये वैल्यू हो गया आपका कूलम्ब्स लॉ के फोर्स का। अब आप देखो यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी का 1 लिया गया है एयर के लिए और वैक्यूम के लिए, लेकिन यदि रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू दिया रहेगा तो ये आपका फोर्स काफी इफेक्टेड होगा, तो इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग एयर में लेकर ही करते हैं, एप्सिलॉन आर 1 होता है और इस वैल्यू को जनरली लिया जाता है। तो इतना हो गया। अब देखिए, इस पर बेस्ड भी तरह तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये हमारा हो गया कूलम्ब्स लॉ, जिसमें फोर्स इक्वल टू दिस मच। अब मान लिया जाए यहाँ पर सारे टर्म को हम लोग कांस्टेंट ले लें, तो इससे हमारा एक रिजल्ट और निकलेगा जो होगा Fr स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। आप चाहें तो F1 R1 स्क्वायर F2 R2 स्क्वायर भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें इसे यूज करना पड़ेगा। तो इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे, आप इसको ध्यान से देखें। अब देखें, इस कूलम्ब्स लॉ पर हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन ध्यान से, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज 100 न्यूटन। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच फोर्स है 100 न्यूटन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड बाय 50%, देन फाइंड फोर्स बिटवीन देम। तो आप मान लो कि दो के बीच फोर्स है F1 स्टार्टिंग में 100 न्यूटन और इनके बीच का डिस्टेंस 50% इंक्रीज कर रहा है। तो आप डिस्टेंस को ले लें, इंक्रीज कर रहा है मतलब 1.5 R1, पहले से 50% इंक्रीज कर दिया मतलब 1.5 R1। अब इसके बाद देखें, आपसे पूछा जा रहा है कि F2 क्या होगा, मतलब इंक्रीज करने के बाद फोर्स क्या होगा। उस केस में इस फॉर्मूला का आप यूज करोगे। यहां से देखें आप, F2 इक्वल टू F1 R1 डिवाइडेड बाई R2 का होल स्क्वायर, ऐसा यूज करेंगे इस केस में। अब आप ले लें F1 होगा 100, R1 आप रहने दें और R2 हो गया 1.5 R1 स्क्वायर 100/2.25, जैसा कि आप देख रहे हो, और ये लगभग आएगा 44.4 से न्यूटन। ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप काम करेंगे जब हमारा ये केस दिया रहेगा, दो के केस में। ध्यान से देख रहे हैं आप। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस बनने का। तो न्यूटन्स लॉ पर इस प्रकार से क्वेश्चंस होंगे कूलम्ब्स पर, ये आपने देख लिया। अब इसके बाद आपको एक चीज और बतलाने जा रहे हैं कि कूलम्ब्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोनों में सिमिलरिटी क्या है। तो आप देखें, कूलम्ब्स लॉ
इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और ये कूलम्स लॉ में अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों है, लेकिन ग्रेविटेशनल में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल में केवल अट्रैक्टिव नेचर है, इसका दोनों है। और दोनों ही केस में जो रेंज है वो सिमिलर है। तो आप इस बात को ध्यान से देखें। और दोनों के रेंज को जैसा कि हमने कहा वो 10 टू द पावर -15 मीटर से इन्फिनिटी तक। दोनों केस में रेंज मतलब कूलम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का रेंज 10 टू द पावर -15 मीटर से इन्फिनिटी। दूसरी बात आपने देखा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन केवल अट्रैक्टिव होगा, कूलम्स लॉ अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होगा। तो ये देखा आपने। साथ में क्वांटाइजेशन को आपने देखा। क्वांटाइजेशन पर भी तरह तरह के क्वेश्चन बने। Q = NE पर कैसा, तो जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब उस पर चार्ज क्या होगा, या किसी बॉडी से को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तब उस पर क्या चार्ज होगा, इन सब से रिलेटेड हम लोग वर्क करेंगे। तो दोनों में कूलम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी आपने देखा। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का बाकी का इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट करेंगे। आज इतना ही, और आप आराम से पढ़ाई करें, हंसते खेलते रहें, किसी तरह का टेंशन नहीं लें, क्योंकि अभी का काल जो है कोरोना काल बड़ा ही खतरनाक है। पैनिक हो रहे हैं लोग, तरह तरह के टेंशन भी हो रहे हैं, लेकिन इसीलिए केवल पढ़ाई पर टेंशन नहीं देना है। सारे काम के लिए आपके पास बहुत सारा समय है। और जैसा कि आप जानते हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कुछ सिलेबस भी रिड्यूस किए जाएंगे। चलिए, आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। चलो।